नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। 8वीं NIRF रैंकिंग हुई जारी। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास टॉपर, कॉलेजों में मिरांडा कॉलेज अव्वल। 22वें विधि आयोग ने की राजद्रोह कानून को जारी रखने की सिफारिश। एकता और अखंडता के लिए बताया जरूरी, सजा में वृद्धि का दिया सुझाव। जलवायु परिवर्तन पर लीड्स यूनिवर्सिटी की दिलचस्प रिपोर्ट। भारत को मिल सकता है $170 ट्रिलियन का मुआवजा, विकसित देश भरेंगे जुर्माना। राजस्थान में नमक गुफा आधारित सामरिक तेल भंडार की संभावना। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कर रही अध्ययन, बढ़ सकती है देश की तेल भंडारण क्षमता। और वैश्विक दास्ता पर जारी हुई रिपोर्ट। G20 समूह में भारत में सबसे अधिक आधुनिक गुलामी, 160 देशों पर हुआ शोध। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हाल ही में 22वें विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और बढ़ी हुई जेल अवधि के साथ बरकरार रखने की सिफारिश की। इस संबंध में आयोग ने राजद्रोह कानून में 3 बदलावों की सिफारिश की। पहला, 1962 के केदारनाथ बनाम बिहार राज्य मामले में सुनाए गए फैसले को आधार बताते हुए धारा 124A में हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति के साथ जैसे शब्दों को जोड़ा जाए। दूसरा, अभी धारा 124A में 3 साल तक की जेल या आजीवन कारावास का प्रावधान है, इसे बदलकर 7 साल या आजीवन कारावास में बदला जाए। तीसरा, कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए रिपोर्ट में एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा सहित सुझाव दिया गया है कि राजद्रोह के लिए तब तक कोई प्राथमिकी दर्ज न की जाए जब तक कि इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच कर अपने रिपोर्ट पर सहमत न हो जाएं। राजद्रोह कानून के पक्ष में अपनी दलील देते हुए आयोग ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए ये जरूरी है, क्योंकि भारत आज भी आंतरिक आतंकवाद से प्रभावित है। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत इसे युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन बनाते हुए भी इसका समर्थन किया है। गौरतलब है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले पर फैसला सुनाते हुए राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी। साथ ही केंद्र से कहा था कि पुनर्विचार तक इसके तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक महिला के ऊपरी नग्न शरीर के चित्रण को अश्लील, अशोभनीय नहीं कहा जा सकता है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी दी कि नग्नता को हमेशा कामुकता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अश्लीलता का होना या न होना केवल संदर्भ में ही निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे में संदर्भ गलत ना हो तो राजनीतिक कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए किसी को अश्लीलता कानून के तहत दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी एक सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा द्वारा 2020 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए वीडियो पर की है। दरअसल इस वीडियो में उनके 2 नाबालिग बच्चे उनके अर्धनग्न शरीर पर पेंटिंग करते दिख रहे थे। इस वीडियो के बाद उठे विवाद के बाद रेहाना पर कई तरह की धाराएं लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट का मानना है कि वीडियो का उद्देश्य समाज में फैली महिला असमानता और पितृसत्ता पर चोट करना था, न कि अश्लीलता फैलाना। आपको बता दें कि कई देशों की तरह भारत में भी अश्लीलता को एक अपराध माना गया है। इसके लिए भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 292, 293 और 294 के तहत सजा का भी प्रावधान है। हालांकि भारतीय कानून में इसे स्पष्ट तौर पर कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है और न ही इसका दायरा बताया गया है। IPC की धारा 292 और IT एक्ट 67 में उन सामग्रियों को अश्लील बताया गया है जो कामुक या सेंसुअस हो या कामुकता या सेंसुअलिटी पैदा करती हो, या फिर जिसे देखने, पढ़ने और सुनने से कामुकता पैदा होती हो। कानून में कामुक और कामुकता किसे माना जाए, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। इसकी व्याख्या का अधिकार न्यायालय पर छोड़ दिया गया है। ऐसे किसी भी मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 2 साल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है, और अगर दूसरी बार वो ऐसे ही मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल तक की जेल और जुर्माने के तौर पर 5000 रुपए देने होंगे। हाल ही में इंग्लैंड स्थित लीड्स यूनिवर्सिटी के एक शोध से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत मुआवजे का हकदार बन गया है। दरअसल नेचर सस्टेनेबिलिटी पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2050 तक प्रति व्यक्ति $1446 के हिसाब से मुआवजा मिल सकता है। ये रकम करीब 1.19 लाख रुपए वार्षिक
या 2018 की भारतीय जीडीपी के 66% के बराबर है। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत जैसे कम उत्सर्जक देश मुआवजे के रूप में कुल $170 ट्रिलियन प्राप्त कर सकते हैं। लीड्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 168 देशों का विश्लेषण करते हुए अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी तय की है। रिपोर्ट में अमेरिका और जर्मनी जैसे आर्थिक रूप से विकसित देशों को 90% तक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार माना गया है। रिपोर्ट का दावा है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य के बावजूद ग्लोबल नॉर्थ कार्बन बजट को 3 गुना बढ़ा देगा। कार्बन बजट को ग्रीन हाउस गैसों की उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ग्लोबल वार्मिंग के एक निश्चित तापमान जैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक के लिए उत्सर्जित किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के लिए ग्लोबल नॉर्थ यानी विकसित देशों की जिम्मेदारी तय करते हुए इस असमानता को समाप्त करने के लिए शोधकर्ताओं ने एक साक्ष्य आधारित मुआवजा तंत्र का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के अनुसार 5 विकसित देश जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, रूस, यूके और जापान औसतन $131 ट्रिलियन का भुगतान करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर विकासशील देश जैसे भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और चीन मुआवजे या क्षतिपूर्ति के रूप में औसतन $102 ट्रिलियन प्राप्त करने के हकदार होंगे। बीते 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान नीदरलैंड और कोटे डी आइवर ने मिलकर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया। इस दिवस की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। इसे #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन कैंपेन के तहत लॉन्च किया गया था। भारत में भी इस दिन को पर्यावरण को समर्पित करते हुए कई कदम उठाए गए। इस अवसर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और सहयोगी लेबलिंग और उपकरण मानक कार्यक्रम यानी CLASP ने नई दिल्ली में ई कुकिंग ट्रांजिशन के लिए उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण पर सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में ऊर्जा कुशल, स्वच्छ और किफायती ई कुकिंग समाधानों की तैनाती में तेजी लाना है। भारत में इस दिन को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मिशन लाइफ पर जोर देते हुए मनाया गया। ग्लासगो में आयोजित COP26 के वर्ल्ड लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री द्वारा मिशन लाइफ अर्थात पर्यावरण के अनुकूल लाइफस्टाइल की अवधारणा पेश की गई थी। मिशन लाइफ के एक हिस्से के रूप में 7 विषयों में 75 अलग अलग लाइफ कार्यों की एक व्यापक और गैर विस्तृत सूची की पहचान की गई है। इसमें शामिल है पानी बचाना, ऊर्जा बचाना, कचरे को कम करना, ई कचरे को कम करना, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करना, टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को अपनाना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान भी मिशन लाइफ के 7 विषयों में से एक है। 2018 में जब भारत की अध्यक्षता में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तब इसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इसी के तहत भारत ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। आपको बता दें कि 1972 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार राजस्थान में नमक गुफा आधारित सामरिक तेल भंडार विकसित करने की संभावनाओं पर अध्ययन कर रही है। सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इस काम को अंजाम दे रही है। इस अध्ययन का उद्देश्य देश की सामरिक तेल भंडारण क्षमता को बढ़ाना है। वर्तमान में भारत के पास केवल 3 सामरिक तेल भंडार हैं। कर्नाटक में मंगलुरु और पादुर में तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ये भंडार हैं। अगर ये अध्ययन आशाजनक परिणाम देता है तो भारत को इसका पहला नमक गुफा तेल भंडारण या ऑयल रिजर्व मिल सकता है। आपको बता दें कि भारत में सामरिक कच्चे तेल भंडारण सुविधाओं का निर्माण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। भारत, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, उसके पास कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन के ही ईंधन भंडारण की क्षमता है। इससे मात्र 9.5 दिन की ही मांग पूरी हो सकती है। ऐसे में अगर आपूर्ति श्रृंखला में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए ही इस अध्ययन को अहम माना जा रहा है। दरअसल नमक की गुफाएं वो भूमिगत स्थान है जो नमक को जल में घोलकर बनाई जाती हैं। इस पद्धति में नमक को घोलने एवं गुफाओं के निर्माण हेतु नमक भंडारित बड़े क्षेत्रों में जल को पंप किया जाता है। एक बार जल में घुला हुआ नमक, जिसे ब्राइन कहते हैं, उसे निकाल देने के बाद इन गुफाओं का उपयोग कच्चे तेल को भंडारित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भारत के पास आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है। वहीं नमक आधारित गुफा भंडारण सुविधाओं के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करना भी मुश्किल है।
इसके साथ ही परियोजना लागत का अनुमान लगाना भी तब तक एक चुनौती है जब तक कि नमक आधारित गुफा भंडारण सुविधाओं के निर्माण हेतु जरूरी तकनीक और जानकारी हासिल नहीं हो जाती है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के रक्षा सचिव ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री के साथ हुई इस द्विपक्षीय बैठक में उन्होंने अगले 5 वर्षों में रक्षा सहयोग के लिए एक रोड मैप तैयार किया। बैठक में अमेरिका ने वायु युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी और टोही में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों के सह उत्पादन, प्रौद्योगिकी साझा करने और रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए अपनी मंजूरी दी है। इस दौरान दोनों देश लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के तरीकों की खोज पर भी सहमत हुए। साथ ही दोनों पक्ष इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम या इंडस एक्स पहल शुरू करने पर भी राजी हुए। इस पहल को अग्रिम अत्याधुनिक तकनीक में सहयोग के लिए शुरू किया जाएगा। दरअसल सीपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक और अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हालांकि भारत के हथियार आयात में सबसे बड़ा हिस्सा रूस का है और यह करीब 60% है। अमेरिका भारत के साथ रक्षा रोडमैप तैयार कर इसी सूरत को बदलना चाहता है। रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की भारत की पहल का अब तक अमेरिका विरोध करता रहा है, लेकिन अब अमेरिका के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामक नीति और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने अमेरिका को भारत का करीबी सहयोगी बना दिया है। आज दोनों देशों के व्यापार से लेकर साइबर सुरक्षा, तकनीक, रक्षा जैसे कई बड़े मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंध है। वहीं क्वाड, I2U2, G20 जैसे बहुपक्षीय फोरम में भी दोनों देश एक दूसरे के साथ मंच साझा कर अपने प्रगाढ़ होते संबंधों की पुष्टि करते नजर आते हैं। इस बैठक के बाद भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे में बड़े रक्षा सौदे की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि भारत के साथ अमेरिकी रक्षा व्यापार 2008 में लगभग शून्य से बढ़कर 2020 में $20 बिलियन से ज्यादा हो गया है। हाल ही में वॉक फ्री संस्था द्वारा ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जारी किया गया। इस सूचकांक में 160 देशों को शामिल किया गया। सूची में ओवरऑल रैंकिंग में उत्तर कोरिया शीर्ष पर है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत एशिया पैसिफिक श्रेणी में 8वें स्थान पर है। गौरतलब है कि यह सूचकांक दुनिया भर में किसी भी रूप में की जाने वाली मनुष्यों की गुलामी को प्रदर्शित करता है। वॉक फ्री संस्था ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जारी करने के लिए पिछले साल अपने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी किए गए डेटा का उपयोग करती है। इसके अनुसार G20 समूह मॉडर्न स्लेवरी की वृद्धि में अधिक योगदान दे रहा है, क्योंकि उनके व्यापार संचालन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं मानवाधिकारों के हनन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। G20 देशों में भारत 11 मिलियन लोगों के साथ बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करने वाली सूची में सबसे ऊपर है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में गुलामी की दशा में रहने वाले लोगों की संख्या में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार आज वैश्विक स्तर पर लगभग 50 मिलियन लोग आधुनिक दास्ता का जीवन बिता रहे हैं। मॉडर्न स्लेवरी या आधुनिक दास्ता में बलात् श्रम, इच्छा के विरुद्ध विवाह, ऋण बंधन, व्यावसायिक यौन शोषण, मानव तस्करी, गुलामी जैसी प्रथाएं और बच्चों की बिक्री और शोषण की प्रथाएं शामिल हैं। ऐसी कोई भी स्थिति जहां धमकी, हिंसा, जबरदस्ती और धोखे के द्वारा मनुष्य से कोई भी काम कराया जाता है, वो सब इस दास्ता के दायरे में आते हैं। बीते दिनों नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 3 चीतों की मौत हो गई। इसके बाद से चीतों के संरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं। इन मौतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया है। केंद्र ने चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए 11 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया। इस समिति ने भारत में चीतों के संरक्षण के लिए बाड़ नहीं लगाने की सिफारिश की है। वहीं चीतों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के विशेषज्ञों ने अवैध शिकार और मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए उनके आवासों के पास बाड़ लगाने की सिफारिश की है। उनका सुझाव है कि चीतों के संरक्षण के लिए बस 2 या 3 बाड़ लगाएं और सिंक रिजर्व को ऊपर करने के लिए स्रोत भंडार बनाएं। आपको बता दें कि स्रोत भंडार वो आवास होते हैं जो किसी विशेष प्रजाति के प्रजनन के लिए अनुकूलतम स्थिति प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों में प्रचुर संसाधन और अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां होती हैं। वे आत्मनिर्भर आबादी का समर्थन और अधिशेष का उत्पादन करती हैं, जो बाद में अन्य क्षेत्रों में फैल सकती हैं। दूसरी तरफ सिंक रिजर्व वो स्थान होते हैं जिनके पास सीमित संसाधन या पर्यावरणीय परिस्थितियां होती हैं और किसी प्रजाति के अस्तित्व या प्रजनन के लिए कम अनुकूल होते हैं। सिंक रिजर्व अपनी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए स्रोत भंडार पर निर्भर रहते हैं। हालांकि भारत की चीता पुनर्वास परियोजना की निगरानी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का कहना है कि बाड़ लगाना वन्यजीव संरक्षण के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके अलावा समिति का कहना है
कि बाढ़ जानवरों की प्राकृतिक गतिविधियों को बाधित कर सकती है और आबादी के बीच आनुवंशिक आदान प्रदान को बाधित कर सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने अपनी 8वीं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग जारी की। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष टॉप किया। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहला स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु और दूसरा JNU ने हासिल किया, तो वहीं कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा कॉलेज और हिंदू कॉलेज क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे। 2 नई श्रेणी कृषि व संबद्ध क्षेत्र और नवाचार में क्रमशः इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और IIT कानपुर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। गौरतलब है कि 2016 से शुरू हुई NIRF रैंकिंग में केवल 3,565 उच्च शिक्षण संस्थानों ने ही भाग लिया था, लेकिन आज यह आंकड़ा बढ़कर 8,686 हो गया है। पहले शिक्षा मंत्रालय केवल 4 श्रेणियों में ही रैंकिंग जारी करता था, लेकिन आज इसकी संख्या बढ़कर 5 और 8 विषय कार्यक्षेत्र हो गए हैं। ये श्रेणियां हैं समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग, विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान और नवाचार। वहीं 8 विषय कार्यक्षेत्र हैं इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, वास्तुकला, दंत चिकित्सा और कृषि व संबद्ध क्षेत्र। कृषि व संबद्ध क्षेत्र और नवाचार को इसी वर्ष से रैंकिंग में जोड़ा गया है। रैंकिंग तय करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों का 5 मानदंडों पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें शामिल है शिक्षण, शिक्षा और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच एवं समावेशिता और समकक्ष अनुभूति। अगर हम NIRF रैंकिंग पर पूरी नजर डालें तो पाते हैं कि ओवरऑल श्रेणी में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का वर्चस्व है। समग्र श्रेणी में 100 संस्थानों में से 36 IIT और NIT हैं, वहीं 26 राज्य विश्वविद्यालय और 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। वहीं टॉप 1 से 10 तक में एक भी प्राइवेट संस्थान अपनी जगह बनाने में सफल नहीं रहे। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जल्दी ही माहिर यानी मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च लॉन्च करने का ऐलान किया। इसका मकसद बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना है, साथ ही देश के भीतर और बाहर उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर स्वदेशी रूप से विकसित करना है। आपको बता दें कि इस मिशन को ऊर्जा मंत्रालय और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया जाएगा। साथ ही इस मिशन को इन दोनों मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय संसाधनों को पूल करके वित्त पोषित किया जाएगा। इसके अलावा पड़ने वाले वित्तीय जरूरत को भारत सरकार के बजटीय संसाधनों से पूरा किया जाएगा। इसकी अवधि 2023-24 से 2027-28 रखी गई है। मिशन की 2 स्तरीय संरचना होगी, जिसमें एक टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी और दूसरी शीर्ष समिति शामिल है। टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रमुख द्वारा की जाएगी। ये समिति विश्व स्तर पर चल रहे अनुसंधान और उभरते क्षेत्रों का सर्वेक्षण और पहचान करेगी। साथ ही इस संबंध में शीर्ष समिति को अपनी सिफारिशें भी देगी। स्कोपिंग कमेटी उन संभावित तकनीकों की भी पहचान करेगी जिन पर मिशन के तहत विकास के लिए विचार किया जा सकता है। वहीं शीर्ष समिति की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री करेंगे। ये समिति विकसित की जाने वाली प्रौद्योगिकी और उत्पादों पर विचार विमर्श करेगी, साथ ही अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी भी देगी। शीर्ष समिति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी कार्य करेगी। ये सभी अनुसंधान प्रस्तावों और परियोजनाओं का अंतिम अनुमोदन शीर्ष समिति द्वारा किया जाएगा। मिशन के तहत अनुसंधान के लिए 8 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों में लिथियम आयन, स्टोरेज बैटरी के विकल्प, भारतीय खाना पकाने के तरीकों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कुकर या पैन, उच्च दक्षता ईंधन सेल, कार्बन अवशोषण और भूतापीय ऊर्जा शामिल हैं। इसके अलावा ठोस अवस्था प्रशीतन, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी के लिए नैनो तकनीक और स्वदेशी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड तकनीक शामिल है। हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी DSCI ने ब्रीजिंग द गैप साइबर सुरक्षा कौशल में चुनौती को पहचानना और विभाजन को दूर करना नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग ऐसे 3 शीर्ष साइबर हमले हैं जिनके भविष्य में सबसे ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद रैंसमवेयर और जीरो डे एक्सप्लॉइट के बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। शीर्ष 3 उत्प्रेरक जो साइबर सुरक्षा की मांग को बढ़ा सकते हैं वो हैं, पहला हैकर्स द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बढ़ता इस्तेमाल, दूसरा बढ़ती नियामक देनदारियां और तीसरा है डिजिटल प्लेटफॉर्म का अत्यधिक बढ़ता उपयोग, जिससे डाटा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हो रहे हैं। रिपोर्ट से निकले इन परिणामों से पता चलता है कि आज देश में बड़े पैमाने पर साइबर सुरक्षा पेशेवरों की जरूरत है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि कॉर्पोरेट्स में ऐसे पेशेवर बहुत कम हैं और 47% से अधिक कॉर्पोरेट्स में
साइबर सुरक्षा पेशेवर कुल कामगारों के मात्र 5% हैं। इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों की मांग और आपूर्ति का विश्लेषण करना, कुशल पेशेवरों की कमी में योगदान देने वाली तकनीकी और सामाजिक कारकों की पहचान करना है। साथ ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुहितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से इन अंतरों को दूर करने के लिए समाधानों की खोज करना था, ताकि जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। आपको बता दें कि DSCI 2008 में NASSCOM द्वारा गठित डेटा सुरक्षा सेटअप पर एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा और गोपनीयता में सर्वोत्तम प्रथाओं, मानकों और पहलों को स्थापित करके साइबर स्पेस को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। बीते 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। ये सूचकांक खाद्य सुरक्षा के अलग अलग मानकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। सूचकांक में बड़े राज्यों में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद पंजाब और तमिलनाडु का स्थान है। वहीं छोटे राज्यों में गोवा का शीर्ष स्थान है और इसके बाद मणिपुर और सिक्किम की रैंकिंग है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए अगले 3 वर्षों में 25 लाख खाद्य व्यवसाय संचालकों को प्रशिक्षित करने का ऐलान किया है। इसके अलावा देश भर में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने की भी घोषणा की गई है, जो खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और पोषण के लिए गुणवत्ता बेंचमार्क को पूरा करने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान FSSAI ने राफ्ट यानी रैपिड फूड टेस्टिंग किट पोर्टल का अनावरण किया। इस पोर्टल का उद्देश्य राफ्ट योजना के पेपरलेस काम को बढ़ावा देना है। दरअसल इस योजना को 2019 में खाद्य परीक्षण, स्क्रीनिंग और निगरानी हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की शुरुआत साल 2018-19 में FSSAI द्वारा की गई थी। इसका मकसद खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापना है, साथ ही लोगों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना है। इस सूचकांक में 6 मानकों को शामिल किया जाता है। इन मानकों में मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण, अवसंरचना और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल है। इसके अलावा उपभोक्ता सशक्तिकरण और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सुधार शामिल है। आइए खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, शिक्षा मंत्रालय ने अपनी 8वीं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंकिंग जारी की। दूसरा कथन, ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने लगातार चौथे वर्ष टॉप किया। और तीसरा कथन, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहला स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और दूसरा JNU ने हासिल किया। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत और अमेरिका इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम या INDUS-X पहल शुरू करने पर राजी हुए। कथन 2, इस पहल का मकसद अग्रिम अत्याधुनिक तकनीक में सहयोग को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? A, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। B, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। C, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। या फिर D, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। दूसरा, इस दौरान आइसलैंड और कोटे डी आइवर ने मिलकर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया। और तीसरा, इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3 या फिर D कोई भी नहीं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 3 चीतों की मौत हो गई। इसके लिए केंद्र द्वारा गठित समिति ने भारत में चीतों के संरक्षण के लिए बाड़ नहीं लगाने की सिफारिश की है। और कथन 2, समिति का मानना है कि बाड़ लगाना वन्यजीव संरक्षण के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या सही है। A, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। B, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। C, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। या फिर D, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अब 5वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1,
हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी DSCI ने ब्रिजिंग द गैप, साइबर सुरक्षा कौशल में चुनौती को पहचानना और विभाजन को दूर करना नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है। कथन 2, इस रिपोर्ट में फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग जैसे साइबर हमलों के भविष्य में सबसे ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई गई है। निम्नलिखित में से क्या सही है? A, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। B, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। C, कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत है। या फिर D, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। शानन जल विद्युत परियोजना को लेकर पंजाब हिमाचल एक बार फिर आमने सामने है। दरअसल ये जल विद्युत परियोजना हिमाचल राज्य के मंडी जिले में है, लेकिन इसका संचालन पंजाब सरकार के अधीन है। 1925 में मंडी राज्य के तात्कालिक शासक जोगिंदर सेन और ब्रिटिश प्रतिनिधि कर्नल BC बेटी के बीच हुए समझौते के आधार पर ऐसा हो रहा है। तब समझौते के अधीन मंडी शासक ने इस जल विद्युत परियोजना को 99 साल के पट्टे पर दिया था। अब क्योंकि 2024 में ये लीज समाप्त होने जा रहा है, इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार इस पर अपने दावे कर रहा है, जबकि पंजाब इसके विरोध में है। आपको बता दें कि 110 मेगावाट की इस परियोजना का संचालन वर्ष 1932 में शुरू हुआ था। 31 मई 2023 को विश्व तंबाकू दिवस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नशा मुक्त अमृतकाल अभियान लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य एक स्वस्थ और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और एक नागरिक समूह टोबैको फ्री इंडिया के तकनीकी सहयोग के साथ शुरू किया गया है। इसके तहत देश के बच्चों को तंबाकू और नशीली दवाओं से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन 2007 में बाल अधिकार सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सूरीनाम के पारामारिबो में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1873 में भारत और सूरीनाम के बीच रिश्तों की शुरुआत हुई। सूरीनाम के वर्तमान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय मूल के हैं। वो 2023 में इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के विशिष्ट अतिथि थे। हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य न्याय विकास के तहत निर्मित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की निगरानी करना है। ये पोर्टल हितधारकों को वित्त पोषण, दस्तावेजीकरण, परियोजना निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। आपको बता दें कि कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग द्वारा 1993-94 से जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु ये केंद्र प्रायोजित योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना को 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए 2,980 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। ये केंद्रीय योजना है जिसकी शुरुआत 1989 में की गई थी। इसे खनिज अन्वेषण निगम यानी MECL, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI और केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान यानी CMPDI के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। RBI ने हाल ही में अंतर्दृष्टि नामक एक नए वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का अनावरण किया। डैशबोर्ड का उद्देश्य मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना और प्रासंगिक डेटा को कैप्चर करके वित्तीय समावेशन की प्रगति को ट्रैक करना है। ये पहल कई हितधारकों को शामिल करते हुए एक सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रारंभिक स्तर पर वित्तीय समावेशन का आकलन करेगी। इससे कम वित्तीय समावेशीकरण क्षेत्रों की पहचान करके नीति निर्माता अंतरालों को दूर करने और अधिक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लक्षित उपायों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अभी इसे केवल RBI के आंतरिक उपयोग के लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में विश्व अर्थव्यवस्था में 2.1% की गिरावट हो सकती है। रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया है। इसके लिए उच्च महंगाई दर और निजी खपत में आई कमी को जिम्मेदार बताया गया है। हालांकि रिपोर्ट में यह माना गया है कि बेरोजगारी दर घट रही है। वैसे सरकार के प्रयास से GDP ग्रोथ रेट भी बढ़ सकती है।
आपको बता दें कि वर्ष में 2 बार वर्ल्ड बैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। हाल ही में आरबीआई द्वारा गठित समिति ने प्रीपेड भुगतान साधन को भी जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम यानी DICGC के तहत बीमा कवरेज देने के बारे में विचार करने का सुझाव दिया है। समिति का गठन मई 2022 में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो की अध्यक्षता में किया गया था। इसने सिफारिश की है कि आरबीआई को बैंक PPI और गैर बैंक PPI दोनों तक इसके विस्तार के बारे में सोचना चाहिए। इससे न केवल ग्राहक सेवा में सुधार होगा बल्कि ग्राहक सुरक्षा प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि आरबीआई PPI को भुगतान के साधन के रूप में परिभाषित करता है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करता है। PPI भुगतान वॉलेट जैसे पेटीएम वॉलेट, Amazon पे वॉलेट, फोन पे वॉलेट आदि स्मार्ट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, चुंबकीय चिप, वाउचर आदि के रूप में होते हैं। बीते दिनों मेटा और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत जनरेशन अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के सपनों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। इसके तहत इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रीलों के सृजन द्वारा युवाओं को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करनी होगी। साथ ही उनमें समुदाय की भावना को बढ़ावा देने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते साल सोशल मीडिया मंच फेसबुक ने अपना नाम परिवर्तित कर मेटा रखा था। हाल ही में केरल सरकार ने KFON यानी केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लॉन्च किया। इसका मकसद सभी घरों और सरकारी कार्यालयों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करके डिजिटल विभाजन को कम करना है। साथ ही ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के मुहिम को गति देना है। आपको बता दें कि केरल एक ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार को एक बुनियादी अधिकार घोषित किया है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।